नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, B.Ed या फिर DLED। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि एनसीएफ जो है उसके अकॉर्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे का सर्वांगीण विकास। दूसरा है बच्चे के व्यक्तित्व में शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का विकास करना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि पहला या दूसरा, या तो पहला सही है या दूसरा, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका, यानी कि केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही है। और ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दूसरा सही है। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है पहला और दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि जब एनसीएफ तैयार किया गया था तो वो एनसीएफ बच्चे को सेंटर में, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ आगे गया। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहीं से आया। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चा फिजिकली भी डेवलप करे, ठीक है, वोकेशनली भी, एकेडमिक भी डेवलप करे, और को जो आपका एकेडमिक है यानी कि स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एरिया दोनों ही डेवलप करें। तो यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। सेकेंड, कि बच्चे के व्यक्तित्व में शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पहलू का विकास, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करा कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो और मेंटल भी हो, इमोशनल भी हो और सोशल भी हो, यानी कि हर तरीके से बच्चे का विकास हो। तो ये एनसीएफ की जो रूपरेखा थी उसमें रखा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा पर जोर। तो गाइज हमने प्रगतिशील शिक्षा जिसके ऊपर हमने करीबन आधा घंटा डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे हम जस्ट एक छोटा सा उसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि कोई भी बच्चे को जब एक टीचर ये माइंड में रख के जाता है कि हाँ बच्चा 5th स्टैंडर्ड का है, तो हमें उस स्ट्रैटेजी को या उस मेथड को वहाँ पे अप्लाई करना है जो बच्चे के लेवल का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरह, यानी हर तरीके से बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग समझाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका ऑटोक्रेटिक ना होके क्या होगा, या तो आप यहाँ पे लेजिस फेयर अप्लाई कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न क्या है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा जोर देती है किस पर। ऑप्शन नंबर 1 है चर्चा करके सीखना। ऑप्शन नंबर बी है कार्य करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी है रटन करके सीखना, यानी रटना। और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ए और बी दोनों। गाइज पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम हमारे ये नहीं सिखाती कि चीज़ों को रटना है। हालांकि 1 से 5 तक फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को रटने को वही जाती हैं, तो वो अलग एस्पेक्ट है। अगर आप ABC बच्चे को रटवाएंगे नहीं तो ये चीज़ें, अब वो बच्चा उसको समझकर कैसे आगे जाता है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले ये चीज़ उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को कभी भी रटवाना नहीं है, उसको कार्य करना है, यानी कि वो समझेगा इस चीज़ों को और फिर कार्य करेगा। तो ये चीज़ आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे रटना या मेमोराइजेशन आए तो आपको पहले उसे गलत कर देना है, ठीक है ना। तो पहला आपका ऑप्शन भी सही है, यानी कि चर्चा करके सीखना प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आया। कार्य करके सीखना, यानी कि बच्चे को जैसे आपने बताया कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट, अगर ईवीएस के भी अगर आप स्टडी करवाते हैं बच्चे को, तो आपने उससे दिखाया कि हाँ बच्चे इस तरीके से बीज बोया जाता है ज़मीन में, आप बताते हैं उसको ओरली जब क्लास में, और फिर कहते हैं कि मिट्टी में बीज डालने के बाद उसमें से अंकुर निकलता है और फिर पौधा बढ़ता है। तो ये चीज़ बच्चा सुन के उसको शायद नहीं समझ में आए या थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन जब बच्चे को आप खुद एज अ प्रोजेक्ट उसको देते हैं कि एक बच्चा एक मग लेता है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा सॉइल भर देता है हाफ लेवल तक, और इसमें पानी डालता है और एक बीज डालता है, और कुछ समय के बाद बच्चा खुद जब करके देखेगा तो इसमें से अंकुर निकलते हुए देखेगा, फिर वो समझेगा कि हाँ ये जो बीज है उसी में से पौधा निकल कर आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाती हैं। अगला ऑप्शन देखिए, बिल्कुल जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज़ आ गई यहाँ पे। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है, यानी कि जो एक बच्चा है जो जब उसको आपको सिखाना हो कि बीज किस तरीके से अंकुरित होता है, तो आप किस तरीके से समझाना बेटर समझेंगे एज अ टीचर। ऑप्शन नंबर 1 है किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं।
यह दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों में पेश करके। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा बीज बोन के विभिन्न चरण को गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करने से। और ऑप्शन नंबर डी है, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है पहली चीज़ तो हमने डिस्कस कर चुकी है कि बच्चे को जब आप एज अ टीचर ऑरली बताते हैं चीज़ों को तो बच्चा शायद उतना क्लियरली ना समझे, लेकिन जब आप ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं तो बच्चा थोड़ा बहुत उसको क्लियर समझ में आता है, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हैं, छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरणों की गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो बच्चा इससे भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, 80% तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप अंकुरण की प्रक्रिया को समझाते हैं, ठीक है ना, जब कोई भी टीचर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है बच्चे को तो ये 100% बच्चे तक नहीं जाता। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बच्चे का खुद का पर्सनल फैक्टर हो सकता है बच्चा पढ़ के बोर हो चुका हो या उसके घर में कुछ और जो चीज़ें हो रही थी उसके दिमाग में चल रहा हो, बच्चा क्लास में टीचर की तरफ ना ध्यान दे पा रहा हो। तो ये आपको ये देखना है कि जो बच्चा है उसको किस वे में बेटर आप समझा सकते हैं। तो हमने अभी वही डिस्कस किया था कि बच्चे को बेटर वे में आप दिखाते हैं कोई भी चीज़ तो बच्चा जब आप ओरली बताते हैं तो नहीं समझता, लेकिन जब आप उसको चित्र की सहायता से दिखाते हैं तो समझता है। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे चरणों में दिखाते हैं तो और ज़्यादा बेटर समझता है। और सबसे बेटर कब समझता है, जब वो खुद करके देखता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, कक्षा में ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि एज अ ईवीएस टीचर जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रभावशीलता में कमी, यानी कि इफेक्टिवनेस में कमी आती है आपके पढ़ाने में। बी, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। सी, ए और बी दोनों। और लास्ट है खेल के मैदान का अभाव। तो गाइस जो लास्ट ऑप्शन है वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ईवीएस में खेल के मैदान का रोल बहुत ही कम है। अच्छा, हालांकि ऑप्शन नंबर ए और बी ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्योंकि प्रभावशालिता की कमी। क्यों कमी होती है गाइस यहाँ पे, उसका जो ऑप्शन का रीज़न है वो यही है, व्यवहारिकता या व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। ऐसा क्यों होता है गाइस, जब हम कहते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, आपने बताया बच्चे को, बच्चे ने सुना, लेकिन आप उसे प्रूफ कैसे करोगे, बच्चे को दिखाओगे कैसे, बच्चा खुद कैसे देखेगा कि हाँ पेड़ों से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग इसकी जब आप बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं, जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्टर के थ्रू समझाया, ठीक है, आपने वीडियो के थ्रू समझाया, आपने ब्लैक बोर्ड या टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मॉडल के थ्रू समझाया, तो कई सारे एस्पेक्ट होते हैं बच्चों को समझाने के। तो ये चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान में व्यवहारिक जो ज्ञान है उसका अभाव होता है ईवीएस में बहुत ज़्यादा। और बच्चे इस वजह से, कई सारे बच्चों को अगर साइंस अच्छा लगता है तो ही वो ईवीएस को समझते हैं, अदरवाइज उनके मन में हमेशा एक बोरिंग सा कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे नेचर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं या फिर ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बोरिंग लगती हैं तब तक जब तक कि वो उन चीज़ों को व्यवहारिकता में नहीं देखता। तो हालांकि ये चीज़ें व्यवहारिकता है भी नहीं क्योंकि रोज़मर्रा की डेली लाइफ से मतलब रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शीय बल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज और आपके यूपी टेट पेपर 2 में भी आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है चुंबकीय बल, बी है स्थिर विद्युतिक बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल और लास्ट है पेशीय बल। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पर्शीय बल। स्पर्शीय बल मीन्स स्पर्श मीन्स स्पर्श से यानी कॉन्टैक्ट से जो चीज़ है जहाँ पर किसी वस्तु पर बल पड़े, जैसे आपके पास है कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है बी, तो अगर आपने बहुत दूर से अगर ए ऑब्जेक्ट को हिला दिया देन इट इज़ नॉन स्पर्शीय, ठीक है। लेकिन अगर आपने बी के पास गए, इसे टच किया और उसके बाद इसे पुल किया, ठीक है ना, तो दैट इज पुश किया, पुल या पुश किया, तो दैट इज स्पर्शीय बल। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में देखें कि क्या सही है। चुंबकीय बल, अगर आपके पास एस और एन दोनों जो पोल के, एक नॉर्मल मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, एस और एन, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि जो चुंबक के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक चुंबक है और दूसरा, तो आप यहाँ पे इसको बिना स्पर्श किए इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपको चुंबकीय बल जो कि नॉन स्पर्शीय है, स्पर्शीय नहीं है। दूसरा है स्थिर विद्युतिक बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने छोटी क्लासेस में करा भी होगा, कि अगर आपके पास एक स्केल है, ठीक, और आप अपने टेबल पे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े तोड़कर ऐसे रख लें, फाड़ के रख लें,
ठीक, अभी इसी स्केल को आप अपने बालों में रब करते हैं, रगड़ते हैं, और उसके बाद ये जो स्केल है उसको इन छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये स्केल पे चिपक जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और यही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो कि स्पर्शीय बल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पर्श नहीं कराया था पेजेस को, पेजेस अपने आप ही अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, इस पर कोई बल एक्स्ट्रा नहीं लगा। गुरुत्वाकर्षीय बल ये भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके नहीं होता है गाइस, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपने सुना होगा सबसे पहले जब एक एप्पल गिरा था तो उसके अकॉर्डिंग खोज की गई कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल है। तो एप्पल तो किसी ने खींच कर तोड़ा नहीं था, वो तो ऑटोमेटिकली गिरा ना, तो दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी कॉन्टेक्ट में नहीं आता। लेकिन पेशीय बल यानी कि मसल्स, तो मसल्स का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, आपकी जो जांघ की हड्डी है, ठीक है ना, फीमर, तो जब ये मसल्स के कांटेक्ट में आती है और मसल्स इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं तो ही ये मूव करती है, और ये जो पैर का जो हिस्सा है ये इसे मूव करवा के ऊपर लेकर आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मसल्स ने इसके ऊपर प्रेशर डाला और यही प्रेशर की वजह से आपका पैर स्ट्रेट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड स्पर्शीय बल, ठीक है। और ये आपका स्पर्शीय बल कौन सा है, पेशीय बल में दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिले। एक अच्छी पुस्तक के भौतिक आकार और सुदृढ़ता के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें पूछा गया है, सीटेट में मैक्सिमम ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका बुक जो है वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या बुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है जो पूरी उम्मीद है आपके क्वेश्चन पेपर में आने के। तो क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है आपका, आवरण की बनावट आकर्षक और मनोहर होनी चाहिए, यानी कि आपका जो बुक है वो काफ़ी चमकीला होना चाहिए, उस पर क्रिएचर्स बने होने चाहिए, कार्टून्स बने होने चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए। बी है, पुस्तक की आकृति और आकार न तो बड़ा और न ही बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि बुक या तो मीडियम साइज की होनी चाहिए, न ज़्यादा बड़ी, न ज़्यादा हैवी, न ज़्यादा मोटी। सी है, मुद्रण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है उपरोक्त सभी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि कोई भी पुस्तक आकर्षक कैसे होती है, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा मैथ्स, फिजिक्स या फिर बायो की बुक के ऊपर क्यों डिज़ाइंस बने होते हैं। अगर मैथ्स की बुक है तो ऊपर स्केल या फिर अल्फ़ाबेट्स ABCD या फिर 1 2 3 लिखा होता है, ठीक है ना। ऐसा किस लिए, ताकि बच्चे देखकर आकर्षित हों कि हाँ ये किस चीज़ की बुक है। आप बाहर से ही देख के कवर देख के बता सकते हो ना कि किस सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है। पुस्तक की आकृति ना तो बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी और ना ही मोटी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बायो की बुक है, इतनी छोटी सी है, अब क्योंकि कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या आपके पास मान लीजिए क्लास 5th क्लास के ही बच्चे के पास जो बुक है, या क्लास 1 के ही बच्चे के पास एक होती है जिसमें ABCD या 1 2 3 लिखा होता है, वो बिल्कुल छोटी सी और एकदम मोटी सी है, तो क्या बच्चे को वो अट्रैक्ट कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो बुक ऐसी होनी चाहिए जिसका साइज़ ना ही बड़ा हो, ना ही छोटा, ना ज़्यादा मोटा, ना ज़्यादा पतला, ठीक। मुद्रण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यस गाइज, बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है ये कि जब भी बुक प्रिंट होकर आए तो उसमें कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए किसी भी किताब को प्रिंट होने के लिए, किसी भी किताब को अट्रैक्टिव होने के लिए, या फिर किसी भी बुक जो भी आप सिलेबस या किसी भी बोर्ड में एप्लीकेबल करवा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे डैश कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जब खुद से प्रकाश फैलाती है चारों दिशाओं में, तो व्हाट इट इज कॉल्ड। पहला है अप्रकाशमान वस्तु, बी है प्रकाश वस्तु, सी है प्रकाशमान वस्तु और डी है अपारदर्शी वस्तु। तो जो करेक्ट आंसर है आपका अप्रकाशमान वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अप्रकाश मतलब जो प्रकाश नहीं देती। अपारदर्शी मीन्स जिसमें से लाइट ट्रांसफर ना हो, यानी कि ओपेक। प्रकाशमान वस्तु ये है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक। और प्रकाश वस्तु ये भी गलत हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आया नहीं था लेकिन इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपीटेट पेपर 1 में आ चुका था 2019 के पेपर में, 2018 के पेपर में आ चुका है यूपीटेट पेपर 1, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इससे जुड़े और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज डैश संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आया है। तो आपको बताना है कि पंचायती राज कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आया है। ऑप्शन नंबर 1 है 44, बी है 63, सी है 75 और डी है 73।
तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है 73 संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज आया है, और इसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत लाया गया था और हरियाणा में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। ठीक है ना, हरियाणा राजस्थान के साइड सबसे पहले लागू हुआ था। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके जो यूपीटेट पेपर 1 2018 में आया था, उसमें आया था कि 74 जो संवैधानिक संशोधन था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था। तो गाइस जिस तरीके से 73 जो है वो जुड़ा हुआ है आपके ग्राम पंचायत या पंचायती राज से, तो उसी तरीके से 74 जो है आपका 74 अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन वो जुड़ा हुआ है नगर पालिका से। ठीक, यानी नगर पालिका की कहाँ पे नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी जानकारी, यानी कि कहाँ पे कितने रिजर्वेशन है, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, संवैधानिक संशोधन कैसे आया, तो सारी चीज़ें जो हैं 74 किस तरीके से लाया गया, ये सारी चीज़ 74 में वर्णित है। ठीक है, नगर पालिका से लेके, तो ये जो चीज़ें हैं नगर पालिका, ये आपको याद रखना है। 73 ग्राम पंचायती राज, सॉरी ग्राम की जो ग्राम पंचायती राज, और 74 जो है आपका नगर पालिका से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चांसेस है आपके एग्जाम्स में आए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या फिर एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक फैलकर एक व्यवधानकारी प्रोग्राम को कहते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक, ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है, डिस्क से दूसरे डिस्क तक फैलकर एक व्यवधानकारी प्रोग्राम जो उत्पन्न करता है, इसे या प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसे हम जनरली एक वर्ड देते हैं, जो टर्म देते हैं वो जनरली क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है टाइम बॉम्ब, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है वायरस, और डी है टाइम रिलेटेड बम सीक्वेंस। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है वायरस। गाइस कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक पहुंच जाता है, या फिर एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक पहुंच जाता है, या फिर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम करता है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड वायरस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का है, आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। सिंटैक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन। तो सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स समझने के लिए आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करें कि आपके पास एक कप है और एक साथ में एक प्लेट है। ठीक है, तो आप कप के साथ प्लेट ही, तो प्लेट कप के नीचे तो आप प्लेट ही रखोगे ना, एक बॉटल तो रखोगे नहीं पानी वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक ऑर्डर होता है, एक अरेंजमेंट होती है। ठीक, तो यही चीज़ आपके वर्ड्स के साथ में होता है। सिंटैक्स मीन्स होता है किसी भी सेंटेंस के साथ में जो अरेंजमेंट होता है वही कहलाता है। जो सेंटेंस में जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक, जैसे कि सबसे पहले आपका आर्टिकल ज़रूरी है, उसके बाद फिर नाउन ज़रूरी है। ठीक है, फिर प्रोनाउन ज़रूरी है, या प्रोनाउन ना भी रहे तो फिर एडवर्ब ज़रूरी है, फिर वर्ब ज़रूरी है, फिर उसके बाद फिर एडजेक्टिव ज़रूरी है, और फिर नाउन। तो एक सीक्वेंस है, यहाँ से कोई भी एक हट सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो नहीं खराब होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। तो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सी है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, बी है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, सी है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और ऑप्शन नंबर डी है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस? पहला देखिए, पहला है आई यानी कि एक आर्टिकल है। ठीक है, फिर दूसरा है एक हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। ठीक, फिर तीसरा है आर्टिकल, और उसके बाद है नाउन। यही होता है आपका सिंटैक्स, यानी कि पहले आर्टिकल, उसके बाद फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आर्टिकल, उसके बाद नाउन, और नाउन के आगे बहुत ज़्यादा करेंगे तो एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, और कैसे आ सकता है एक बार देख लीजिए। जैसे आपके पास है आई हैव अ पेन। ठीक, तो जब आप इसके आगे पेन के आगे कोई एडजेक्टिव प्लेस करेंगे तो होगा आई हैव अ बिग पेन या ब्लू पेन। ठीक, और उस एडजेक्टिव के आगे अगर आप एडवर्ब लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगाएंगे, आई हैव अ वेरी जो है आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब। वेरी ब्लू दैट इज वेरी बिग दैट इज एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर पेन। तो ये होता है, ये जो ऑर्डर है आपका वर्ड्स का इन अ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रीडिंग अलाउड टू चिल्ड्रन इज। बच्चों का क्लास में तेजी से पढ़ना क्या होता है? ये आपके इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है बेनिफिशियल,
ऑप्शन नंबर बी है डिसएडवांटेजेस, ऑप्शन नंबर सी है वेस्ट ऑफ टाइम और ऑप्शन नंबर डी है नॉट रिकमेंडेड। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बेनिफिशियल। क्यों बेनिफिशियल होता है? जब बच्चे किसी भी वर्ड्स को जब प्रोनाउंस करते हैं, लाउडली प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं बेटर होती है। पहला, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। दूसरी चीज़ कि अगर बच्चा गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो टीचर उसको देखता है तो उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि बच्चा जब लाउडली पढ़ता है तो उसका जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर एफिशिएंसी आती है, वो डेवलप होता है और ज़्यादा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, नागपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपकी हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो नागपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शहर है, बी ऑप्शन है स्थान विशेष का नाम है, ऑप्शन नंबर सी है यह महाराष्ट्र राज्य में है, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ संतरे अधिक पैदा होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ये एक स्थान विशेष का नाम है, ठीक। अच्छा, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि किसी स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का जो नाम है, या नाम जो होता है जनरली किसी भी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड नाउन या फिर आपका संज्ञा, ठीक है। स्थान, व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का नाम, ठीक। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी का स्पेशली एक नाम है, ठीक है। जैसे कि राहुल है, जैसे कि अमृता है, जैसे कि देव है, तो सब ये जो सब नाम है आपके, ये सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। तो इंग्लिश में हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि सीसी मैप से आप याद कर सकते हैं, जो निमोनिक की तरह हमने इसको यूज़ करा था। सी फॉर कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन। और क्या होते हैं इस तरीके से हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो ख़त्म होती है, और मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ में, कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में। तब तक अमृता को दीजिए इजाज़त। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।